बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने शेयर मार्केट के ताल्लुक से बहुत बुनियादी और बेसिक चीज़ें चल रही थी, जैसे शेयर मार्केट की तारीफ वगैरह और कुछ बुनियादी इस्तिलाहात बयान हुई आपके सामने। और उसके बाद में दूसरे सबक के अंदर समझ लीजिए कि क्या बयान हुआ भाई, मैं खुद भूल जाता हूँ भाई। तो मजमून गायब हो जाता है अचानक से जहन से। बहरहाल दूसरे सबक के अंदर जो कुछ बयान होना था वो बयान हुआ, मेरे जहन से निकल गया क्या बयान हुआ है जी। और तीसरे सबक के अंदर क्या बयान हुआ, औकात की तफसील बयान हुई। जी हाँ, दूसरे सबक के अंदर वही मैंने म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ऑप्शन और शेयर खरीदने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, T+1 2 वगैरह और बहुत सारी चीजें हमने बयान की थी। तीसरे सबक के अंदर टाइमिंग्स और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। चौथे सबक के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स और शेयर मार्केट के औकात। समझ में आ रही बात। तो ये तीन असबाब, अब अगर आप चाहें ना तो मेरे असबाब को आप टुकड़ों में बांट सकते हैं। इन तीन सबक की कैटेगरी तकरीबन एक थी, यानी वो असबाब थे जो आपकी जात से ताल्लुक रखते थे कि आप अगर मार्केट में कदम रखना चाह रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आप जान लें, ये बटन और ये चीजें और ये औकात वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे काम मंडी के रूल उसूल जवाबित सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है। अब अगला मरहला जो आता है वो कंपनीज के ताल्लुक से बातचीत चलने वाली है। यानी पहले मरहले में ये हमने पढ़ाया कि शेयर को कैसे खरीदेंगे, सब तफसील आ गई। दूसरे मरहले में कौन से शेयर को खरीदेंगे, अब यहाँ नाम नहीं बताया जाए कौन से शेयर, नाम बताने वाले वो अलग चीजें हुआ करती हैं। ठीक है, वो लोग लाखों में फीस लिया करते हैं और बड़े बड़े लोग हुआ करते हैं, हम छोटे से लोग अव्वलन तो ये क्या नाम नहीं बताते हैं। ठीक है, कोई भी ये नहीं करता, कॉल या बाय या सेल का कोई ग्रुप नहीं होता है, पढ़ाने का ग्रुप होता है, रिसर्च का तरीका। आपको ये नहीं कि सिर्फ अंधभक्त बन करके फॉलो नहीं करना, चीजों को समझनी है। और उसके बाद 3 4 सबक के बाद वो सिलसिला शुरू होगा कि जब हमको शेयर पसंद आ गया कि 5 6 हज़ार शेयर में से इतने शेयर हम हमारी पसंद के, इतने गैर पसंद के, तो क्या सब में खरीद के बैठ जाएंगे? नहीं, फिर उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, इसको इस जगह पे खरीदें, इस जगह पे बेचें, वो तरीक़ाकार आगे आएगा। ठीक है, बहरहाल तो आज समझ लीजिए, सबसे पहले नंबर पर समझ लीजिए सेबी किसको कहते हैं। ये आपके मोहतमिम साहब हैं। ये कौन है सेबी? आपके मोहतमिम साहब हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है ये एक इदारा है। जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली होता है, मदरसे का मोहतमिम होता है, सूबे का वजीर आला होता है, मुल्क का वजीर आजम होता है, क्या पूरी देखभाल, पूरा निजाम, पूरा सिस्टम देखता है। ठीक है, उसके बगैर कोई इधर उधर नहीं हो सकता, कुछ गलत करेगा तो पकड़ करेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट के लिए एक इदारा बनाया गया जिसको कहते हैं सेबी। हम लोग हर चीज को फराडिया समझते हैं ना, आप समझिएगा क्या चीज है। 1992 के अंदर बाकायदा, जैसे भाई हर चीज के लिए कानून आता है कि नहीं, कानून आता है, जैसे मदरसा बोर्ड उसके लिए कानून पास किया, फिर मदरसा बोर्ड एक्ट बन गया। इसी तरीके से यूपी बोर्ड कानून पास हुआ होगा अपने दौर में, जब भी पास हुआ हो, एक्ट बना, फिर इदारा एक तंजीम जेल में आई, वो सारी निजाम, पूरे निजाम को देखती है यूपी के। ठीक है, राजस्थान बोर्ड, कश्मीर बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं, इसी तरीके से और दीगर चीज आप ले लीजिए, जैसे बहुत नीट का जो एग्जाम जो इदारा कराता है, वो भी सब संवैधानिक चीजें, कानूनी चीजें, बाकायदा एक्ट बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, फिर वो इदारा वजूद में आता है, फिर वो इदारा पूरी देखभाल करता है सरकार की निगरानी के अंदर। ऐसे ही समझिए शेयर मार्केट के पूरे निजाम को देखने के लिए एक इदारा बनाया गया 1992 के अंदर, जिसको कहते हैं सेबी एक्ट। एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट से, और वो कानून पास होने के बाद में सेबी इदारा वजूद के अंदर आया। ठीक है, और उस इदारे को वजूद के आने के बाद में अब सारी जिम्मेदारी, उससे पहले भी इदारे हुआ करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके उस वक्त एक फराड हो गया था 1992 के अंदर, तो उस टाइम पे इदारा बनाया गया। बहरहाल तो क्या वो उसके बाद में ये सारी जिम्मेदारियां सेबी के सुपुर्द कर दी गई। अब सेबी वो इदारा है जो शेयर मार्केट की पूरी निगरानी करता है, एक एक देखभाल, कौन फराड कर रहा, कौन गलत कर रहा, जो फराड करेगा उसकी पकड़ करेगा, ऊपर नीचे कुछ भी होगा वो सारी पकड़ करेगा, सारे जो अभी ब्रोकर है ये भी तो फराड कर सकते हैं, भी तो भाग सकते हैं। इन लोगों की पकड़, इन लोगों की देखभाल और पूरे मार्केट को मुनज्जम करना, रूल रेगुलेशन नाफिज करना, सारे उसूल ज़ाबित मुरतब करना, ये कौन करता है? ये सब सेबी करता है। और सब किसके? सब गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर, गोया कि हिंदुस्तान का एक इदारा है जो बाकायदा कानूनी तौर पे बनाया गया, उसकी देखभाल करता है। कौन है? सेबी है। तो ये इनके मैसेज आपको आते रहते, तो घबराने की बात नहीं। ये बहुत सारी चीजें करते हैं, लोगों के अंदर बेदारी मुहिम चलाते हैं, और क्या कहते हैं, फ्री वर्कशॉप प्रोग्राम्स वगैरह सब करके लोगों को बेदार करते हैं कि लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें वगैरह। बहुत सारी तफसीलात हैं इसके अंदर, ये सब करते रहते, मैसेज आते रहते, जिससे सिम वगैरह के मैसेज आते रहते, इनके मैसेज आते रहेंगे। सेबी को आप समझ गए। अब दूसरे नंबर की जो चीज आती है वो ये समझने की है कि शेयर मार्केट के अंदर कंपनी की कितनी किस्में पाई जाती हैं।
कंपनी की किस्में कितनी पाई जाती हैं। अब जब कंपनी की किस्में बताऊंगा तो आप खुद ही समझ लीजिए, जो तकसीम वगैरह करता है कौन करता है, सबसे भी करता है, सबसे भी करता है। तो याद रखिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, एक इस्तेलाह जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलेंगे? मार्केट कैपिटल से होता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कंपनी की कुल वैल्यू, कंपनी की कुल वैल्यू जो बनती है उसको क्या बोलेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सेबी कंपनीज की तीन दो तकसीम जो करता है वो तीन कैटेगरी के अंदर तमाम कंपनीज को बांट देता है। जितनी भी कंपनी इंडिया के अंदर 5-6 हजार जो भी रजिस्टर्ड है, कंपनी तो बहुत है लेकिन शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड है वो कितनी है? 5-6 हजार जितनी भी हैं, वो उनकी कैटेगरी बना देता है। कौन सी कैटेगरी? नंबर एक, लार्ज कैप कंपनीज। क्या बोले? लार्ज कैप कंपनी। और दूसरे नंबर की जो कंपनी होती है उसको कहते हैं मिड कैप कंपनी। लार्ज कैप मतलब सबसे बड़ी कंपनियां, मिड कैप का मतलब दरमियानी दर्जे की कंपनियां, स्मॉल कैप का मतलब क्या? छोटी कंपनीज। समझ? तो अब सवाल ये तो समझ गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनका मेयार क्या है? तो सेबी इनको दो मेयार के बेस पर क्या है? तकसीम करता है इनकी। सबसे पहला मेयार है नंबरिंग का। सबसे पहला मेयार क्या है? नंबरिंग का मेयार है। यानी सबसे पहला मेयार है वो नंबर का मेयार है, यानी मेयार तो दोनों है मार्केट कैपिटलाइजेशन के, लेकिन एक नंबर के हिसाब से समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई जितनी हिंदुस्तान के अंदर, जितनी बड़ी कैपिटल वाली यानी सबसे ज्यादा पैसे वाली जो टॉप 100 कंपनीज हैं, कौन सी? हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैसे वाली जो टॉप 100 कंपनीज हैं, कितनी? 1,000 मैंने लिख दिया। टॉप जो 100 कंपनीज हैं, उन कंपनीज को नाम दिया जाता है मार्केट सॉरी लार्ज कैप कंपनीज। आप समझिए, इनके पास इतना माल होता है कि पूरी मार्केट को चलाते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था बीएससी के अंदर सेंसेक्स होता है, एनएससी के अंदर क्या होता है? निफ्टी होता है। आप समझिए, सेंसेक्स के अंदर सिर्फ 30 कंपनियां हैं। याद रखिए, अभी मैंने खान सर की वीडियो डाली थी, एक साहब ने मुझे भेजी थी, कहा था मुफ्ती साहब जैसे आपने बताया था सेम उन्होंने वैसा ही बताया, तो इसलिए मैंने ग्रुप में डाला था कि भाई समझिए इस चीज को, हो सकता है खान सर को लोग समझ के कुछ मतलब दिमाग अब में आ जाए बात कि भाई ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, समझने की चीज है। मतलब सिर्फ 30 कंपनीज, सेंसेक्स की सिर्फ 30 टॉप कंपनीज के पास कितना पैसा है पता है? 85,000 करोड़। कितना पैसा है? याद रखिए, इंडियन मार्केट में 5-6 हजार कंपनी, टोटल कितना पैसा होगा शेयर मार्केट के अंदर बता नहीं सकते। सिर्फ कितना पैसा है? 85,000 करोड़। इस वक्त सेंसेक्स की वैल्यू जो 85,000 यानी 85,000 करोड़ की वैल्यू बनती है 30 कंपनीज की। निफ्टी के अंदर कौन है? निफ्टी के अंदर एनएससी के अंदर कौन है? निफ्टी। निफ्टी के अंदर कितनी आती है? 50 आती है। इन 50 कंपनीज की वैल्यू पता है कितनी? इन 50 कंपनी की वैल्यू तकरीबन 26,000 है। कितनी? 26,000। और उसने बताया था कि मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जब शेयर मार्केट का नाम सुना था अपनी जवानी के अंदर, वो कह रहा था, अभी तो जवानी है, तो सेंसेक्स की वैल्यू 35,000 थी। 35,000 से सेंसेक्स कितना बढ़ा पता? 85,000, यानी डबल से ज्यादा बढ़ गए सेंसेक्स। और कह रहा था जब बढ़ाओगे ना तो यही सेंसेक्स 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। समझ बात? और याद रखिए, जब इंडेक्स यानी सेंसेक्स वगैरह 1 गुना भागते हैं तो शेयर वगैरह 4-4 गुना, 2-2, 3-3 गुना भागते हैं। यानी वो कहने का मकसद ये था कि इतना मुस्तकबिल के अंदर इतना पैसा इसके अंदर होने वाला है कि मतलब कि हिसाब किताब नहीं हो सकेगा इंसान का। जाहिर सी बात है, जब सेंसेक्स 85 करोड़ से 2 लाख करोड़ पहुंचेगा, इतना कई गुना भागेगा, तो शेयर कैसे कैसे भागे? हजार वाला शेयर कई कई हजार का पहुंचेगा। आप देखिए, एमआरएफ 2 रुपए का शेयर था, 1.5 लाख का शेयर है 20-25 साल के बाद में। आज देखिएगा आप उसका डाटा निकाल करके। ठीक है, तो एक जायद बात आगे दरमियान में वो आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने उसको जिक्र कर दिया। इसी तरीके से दूसरों की मैं क्या बात करूं, अभी एक साल के अंदर निफ्टी 21-22 हजार से होकर के फिर 26 हजार, यानी 5,000 करोड़ निफ्टी खुद भागा है इधर एक साल के अंदर। तो शेयर कितनी बुरी तरीके से भागे होंगे। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाह रहा था, क्या बात चल रही थी, हाँ, कितने, जो 100 कंपनीज जिनके पास सबसे, इस बात यहां से निकल के आ गई है कि जब 30 कंपनीज के पास सेंसेक्स की 85,000 करोड़ रुपया है, तो जो टॉप 100 कंपनीज है उनके पास कितना पैसा होगा, ये यहां से बात निकल के आ गई। बहरहाल, जो टॉप 100 कंपनीज हैं सबसे ज्यादा पैसे वाली, वो क्या कहलाती है? लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। उसके बाद में जिनका दर्जा 101 से लेकर के 250 तक है, जिनका 101 से लेकर के 251 तक, वही 250 251 के लिए 250 तक है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जिनका दर्जा 251 से लेकर के और इला आखिरी जितनी कंपनीज अब बचती हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? स्मॉल कैप कंपनीज बोलेंगे। एक मेयार इस तरीके से बनाया गया है। दूसरा मेयार ये बनाया गया है, जिन कंपनीज के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हो, यानी उनकी वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो?
ऊपर क्या था, नंबरिंग से था, कुछ भी पैसा उससे लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद में दूसरा मायार क्या, 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा है, तो अब नंबर चाहे 100 हो चाहे 100 के बाहर, उससे कोई वास्ता नहीं। 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा है पैसा उसके पास में, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो आएगा लार्ज कैप के अंदर आ जाएगा। और 5,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़, अब जो लोग कहते हैं कि अलग से नोट बनाइए, तो समझने की चीज है, मैं इतनी इतनी मरतबा बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो शार्ट में जल्दी से इतना लिख ले, 5,000 करोड़ मिट, समझ में आ जाएगा इंसान। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सारी चीजें अगर हम ही बना के दे देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। बहरहाल 5,000 करोड़, इतनी देर में तो आप लिख लेते 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ से लेकर के कितनी, 20,000 करोड़ तक, 20,000 करोड़ तक की कंपनीज को क्या कहेंगे, मिड कैप कंपनीज कहेंगे। और जितनी कंपनीज 1 करोड़ की, दो ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, जितनी कंपनीज 5,000 करोड़ से नीचे की हैं, 200 करोड़, 300 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,500 करोड़, जितनी कंपनीज इसके नीचे हैं, चाहे जितनी हो तादाद के अंदर, उन सबको स्मॉल कैप के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो पूरी इंडिया की शेयर मार्केट की कंपनीज इन 3 ग्रुप के अंदर बन जाती हैं। ठीक है, अब समझने की चीज है कि ये बताई क्यों गई, और इसमें इंसान किस कैटेगरी की कंपनी के अंदर जा सकता है, और कौन सी कैटेगरी कंपनी क्या है, मतलब उसकी क्या हैसियत है, और क्या क्या कहते हैं उसके अंदर नफा नुकसान क्या हो सकता है, इसको अब समझने की चीज है, समझिएगा इसको। देखिए, इनमें बेहतर कौन हो सकता है, किस एतबार से, सबको अपने, हर आदमी के हिसाब से बेहतरी अपने अपने हिसाब से होती है, समझ आ रही बात। एक दवा है, वो आपके सामने रख दी गई, कह दियागा जिसको ये मर्ज है वो ये खा ले, जिसको ये मर्ज है वो ये खा ले, जिसको ये मर्ज है, अब आप तय कर लेंगे ना कि हमको कौन सा मर्ज है। ठीक है, जितनी मकदार में डॉक्टर ने लिख दिया कि अगर बुखार इतनी डिग्री है, ठीक है, तो आप ये आधी गोली खाइएगा, इतनी डिग्री तो पूरी गोली खाइएगा, तो आपके हिसाब से। ठीक है, अब आप खुद तय कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर पर लार्ज कैप कंपनीज को समझिए। लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं, इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है। और मुनाफा क्या होता है, ये भी बहुत कम होता है। यानी जैसा रिस्क वैसा मुनाफा। यानी ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे ऊपर चलती हैं, अगर चलती हैं तो। और जब गिरती है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मतलब इनकी हाथी की मिसाल है कि, क्योंकि इतनी भारी भरकम, और इनके पास इतने करोड़ लाख करोड़ रुपया होता है कि उसमें कुछ लाख करोड़ अगर डाल दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात, मेरी बात। तो इसमें क्या, रिस्क भी कम और मुनाफा भी कम। बात समझे, अगर रिस्क भी कम और मुनाफा भी कम, सबसे सेफ ये कंपनीज मानी जाती है। और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, और सबसे ज्यादा मुनाफा भी होता है। सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सबसे ज्यादा मुनाफा भी होता है। सुन हमारी बात। तो अब समझिएगा, इसकी मिसाल घोड़े की है। ये शेयर भागते हैं तो बहुत बुरी तरीके से भाग जाते हैं, और गिरते हैं तो बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज। क्यों? इसलिए कि मैंने ऊपर अभी कहा था कि भाई, लार्ज कैप जो हाथी की मिसाल है, बहुत पैसा उनके पास, उसमें कुछ हजार करोड़ अगर डाल दिया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी मकदार बहुत कम होती है, इसमें अगर कुछ 100 या कुछ हजार करोड़ बढ़ा दिया जाए ना, तो ऑटोमेटिक डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और घटा दिया जाए तो ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। समझ में आ रही बात। मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ कि एक मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, जिसको हम नाम देते हैं 20,000 करोड़ की कंपनी। कितनी? 20,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी, मिसाल दे दी, 20,000 करोड़ की लार्ज कंपनी। 20,000 करोड़ की लार्ज कंपनी, अगर इसमें 500 करोड़ का नफा नुकसान हो जाए, 500 करोड़ का नफा नुकसान हो जाए, तो मेरे ख्याल से कितना घटेगा भाई, 5% हुआ, वेल परसेंटेज जोड़ना उड़ना नहीं, मुझे बस इतना समझाना है कि 20,000 करोड़ में से अगर सिर्फ पांच कितना, 500 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो 20,000 में से 500 करोड़, भाई अगर ये बताइए 20 रुपया में से अगर सिर्फ कितना, 50 पैसा निकाल दें हम, कितना निकाल दें, 50 पैसा निकाल दें, यानी 20 रुपया में से 50 पैसा निकाल दे, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं हुआ। तो जिसके पास में 5,000 करोड़ है, उसके पास से अगर 5,000 करोड़ नहीं, सॉरी 20,000 करोड़ है, उसके पास से अगर 500 करोड़ फर्क पड़ जाए, नुकसान हो जाए, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ऊपर नीचे होगा वो? कुछ नहीं ऊपर नीचे होगा, उसके लिए मजाक है वो। या इसी तरीके से उस 20,000 करोड़ में 500 करोड़ का प्रॉफिट बन जाए, तो क्या कुछ ऊपर नीचे होगा? कुछ नहीं होगा, वो जहां पे वहीं रुका रहेगा, कुछ नहीं ऊपर नीचे, बहुत कस्बे की चाल चलेगा। लेकिन एक कंपनी है, एक कंपनी क्या, सिर्फ 1,000 करोड़ की, 1,000 करोड़ की है। कितनी है? 1,000 करोड़ की है। ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर अगर हम 500 करोड़ डाल दें, तो क्या होगा? क्या होने वाला, देख रहे हैं? होने वाला ये है कि आपका 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा। अगर 500 करोड़ का प्रॉफिट, अगर इसमें 1 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा? फौरन 1.5 लाख हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और वहां कितना हुआ था, वहां बहुत कम बढ़ रहा था आपका।
इसी तरीके से अगर इसमें से अगर हम 500 करोड़ का नुकसान करा दें इस 1000 करोड़ की कंपनी में से, तो कितना हमारा नुकसान होगा? फौरन पैसा आधा हमारा हो जाए, क्योंकि शेयर पूरा आधी कंपनी गिर गई पूरी। तो देखिए स्मॉल कैप में एक छोटी रकम 500 करोड़ में कितना असर डाल लेगी, और लार्ज कैप में कितना असर। एक मिसाल में और बना के दिखाता हूँ, समझिएगा इसको। मिसाल के तौर पर एक बाल्टी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बाल्टी है, और एक छोटी सी बाल्टी है, ये छोटी सी बाल्टी, ठीक है। अब चाहे पानी डालने की मिसाल ले लो चाहे, ठीक है। अगर हम इस बाल्टी के अंदर, बड़ी वाली बाल्टी के अंदर 1 लीटर पानी डालते हैं, कितना पानी डालते हैं इस बाल्टी के अंदर? एक बाल्टी, छोटी बाल्टी, गोया कि ये स्मॉल कैप कंपनी होगी, लार्ज कैप कंपनी होगी। अगर हम इस बाल्टी के अंदर 1 लीटर पानी डालते हैं तो यहीं तक तो आएगा, बाल्टी तो पूरी खाली है, यानी इस बाल्टी को कुछ असर नहीं पड़ा, पूरी बाल्टी खाली पड़ी है, ठीक है। या मान लीजिए ये पूरी बाल्टी भरी हुई थी, इस तरीके से यहाँ तक पूरी बाल्टी भरी हुई थी, सिर्फ इतना 1 लीटर निकाल लिया मैंने, तो इतना ही तो खाली हुआ, बाकी हिस्सा तो अभी भी भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या, 1 लीटर पानी से 10 लीटर की बाल्टी, 1 लीटर पानी से कुछ 19-20 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बड़ी बाल्टी है। लेकिन एक छोटी बाल्टी, 1 लीटर पानी यहाँ डालेंगे ना, तो 1 लीटर फौरन ये बाल्टी पूरी भर जाएगी, 1 लीटर बाल्टी, यानी बाल्टी पैसा आपका दोगुना हो गया छोटी कंपनी। और अगर इस बाल्टी से 1 लीटर पानी निकालें तो बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी, पूरी बाल्टी डूब गई, खाली हो गई। तो कहने का मकसद क्या हुआ, ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप की मैंने समझाने की कोशिश की कि जिसमें जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट बनने के चांस होते हैं, और जिसमें कम रिस्क होगा उसमें उतने प्रॉफिट आहिस्ता बनने के चांस होते हैं। और एक कंपनी होती है जिसको कहते हैं दरमियानी दर्जे की कंपनी, यानी मुतवस्सित दर्जे की कंपनी, दोनों की तारीफ हो। याद रखिए इसमें मुनाफे की स्पीड भी दरमियानी दर्जे की होती है, और नुकसान की भी स्पीड क्या, दरमियानी दर्जे की होती है। तो तीनों कंपनीज के सिलसिले में मैंने तकाबुल करके आपको बताया, और किसमें नफा नुकसान के हिसाब से ज्यादा हो सकता है। अब आप दूसरों से पूछते फिरें इसको खरीदें कि इसको बेचें, कौन सी कंपनी खरीदें, सबसे पहला नंबर जो आता है जब शेयर की तरफ आप बढ़ते हैं चलने के लिए, याद रखिए माहिरीन जो होते हैं वो ये मानते, माहिर से माहिर लोगों को मैंने देखा है, वो दरमियानी दर्जे की कंपनी से नीचे नहीं जाते हैं। बहुत कोई माहिर होता तो स्मॉल में चला जाता है, और स्मॉल में भी बहुत ज्यादा स्मॉल में नहीं जाता है, दरमियानी दर्जे तक आदमी काम करने की कोशिश करता है। और सबसे बेहतर यही माना जाता है, हदीस के अंदर भी खैरुल उमूरी औसतुहा, खैरुल उमूरी औसतुहा, दरमियानी रास्ता बेहतरीन रास्ता, हर मामले में दरमियानी रास्ता बेहतरीन रास्ता है। तो यही दरमियानी दर्जे की कंपनी जो होती आगे चल करके खूब प्रॉफिट बना बना के लार्ज बन जाती है। बनती स्मॉल वाली भी लार्ज है आगे जाकर के, लेकिन स्मॉल वाले में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, डूब भी सकती है। लेकिन दरमियानी दर्जे की जो होती है वो कश्ती दरमियान में होती है, वो ऊपर नीचे चल रही होती है, और वही कंपनी आखिर में जाकर के लार्ज बनती, समझ में, तो बहुत पैसा बना के देती। तो कहने का मकसद क्या हुआ, जो जिस मर्तबे में है उसके अंदर उतना ही रिस्क है, उतना ही प्रॉफिट है। माहिरीन का मानना यही है कि भाई स्मॉल कैप से थोड़ा परहेज किया जाए, ठीक है। मुतवस्सित दर्जे की थोड़ा, चूंकि लार्ज में जाएंगे तो लार्ज में बहुत स्लो स्पीड होती है फिर, ठीक है। तो मुतवस्सित दर्जे की जो कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं अगर अच्छी रिसर्च के साथ इसमें आदमी काम करे तो बेहतर साबित हो सकता है। बाकी बहुत माहिर जो लोग होते हैं रिस्की काम करना चाहें तो इस मामले भी करते हैं। तो अब सवाल ये कि आप किस में काम करें, अब आप ये खुद तय करेंगे। भाई आपके पास पैसा, हमको क्या पता कितना रिस्क, आपका पैसा कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जो जिस हिसाब से रिस्क लेना चाहता है उस हिसाब से तय करेगा ना, समझ आ रही बात। तो आपके सामने देखा जाए तो अभी 6-7 हजार कंपनीज में से कितनी कंपनीज बचती, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 250 कंपनी बचती। दिमाग खराब रहता है कौन किस में डालें, किस में डालें, किस में, कितनी कंपनी बची, सिर्फ 250। 100 लार्ज कैप की बचती हैं और 150 कौन सी बचती है, मिड कैप की बचती हैं। बाकी स्मॉल कैप में जाना चाहें तो 100-200 और ले सकते हैं, जो बड़ी बड़ी स्मॉल कैप में भी जो बड़ी बड़ी 5,000 करोड़ के आसपास की उनको ले सकते हैं। वरना सिर्फ अगर कोई करना चाहे ट्रेडिंग ना, 250 कंपनीज भी उसके लिए काफी है। कितनी कंपनीज काफी, घुमा फिरा के इन्हीं सब कंपनीज में। इसमें भी अभी क्राइटेरिया आ रहा है, उसमें भी और घट जाएगी तादाद, कितना आसान हो रहा है। यानी आप ऊपर से छांटते हुए चले आ रहे हैं, आपके पास में क्या है, जैसे होता नहीं कि नीट का इम्तिहान हुआ, टॉप 100 तलबा को ले लिया, उसके बाद में क्या किया, जरूरत पड़ी तो 100 को और ले लिया, यानी करोड़ों तलबा में से कितने, 200 छांट लिए। तो इससे होता है 6-7 हजार कंपनी में से आसानी के साथ आपके सामने 200 कंपनी, 250 कंपनी आ जाती है। अब इसमें और आगे की चीजें आ रही है, उनको आप रिसर्च करिए तो आप खुद तय कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा रिस्की काम करना चाहते हैं, बहुत माहिर हो चुके हैं मार्केट के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर कर सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर ये होता है कि वो शेयर भी अगर कोई अच्छा पकड़ लेता है तो बहुत पैसा बनता है उसके अंदर, बेइंतहा पैसा बनता है। लेकिन वही है कि पैसा बने या न बने, लेकिन पहले पैसा बचाने की कोशिश करनी। तो कहीं ना कहीं दरमियानी दर्जे की कंपनीज यानी मिड कैप या लार्ज कैप के अंदर आदमी को बेहतर, हमको तो यही बेहतर लगता है। बाकी आप अपनी मर्जी जिस हिसाब से आप तय करना चाहें तय कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, स्मॉल कैप के अंदर जब आप जाएंगे ना तो एक और स्टॉक्स होता है जिसको कहते हैं पेनी स्टॉक। क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब ये होता है कि ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब एक तो स्मॉल कैप में होते हैं फिर बहुत ही छोटे होते हैं। भाई 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ ये भी स्मॉल कैप है, लेकिन एक कंपनी सिर्फ 5 करोड़ की, एक कंपनी सिर्फ 10 करोड़ की है,
एक कंपनी क्या है सिर्फ 20 करोड़ की, सिर्फ 50 करोड़ की, सिर्फ 80 करोड़ की। ऐसी कंपनीज तो बहुत ही खतरनाक होती, मतलब 1000 करोड़ के नीचे वाली जो होती है इनको आप पेनी के अंदर रख सकते हैं। ये तो समझ लीजिए बेइंतहा बिल्कुल जहर है ये कंपनीज, जो सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनीज हैं। 1000 1500 इससे नीचे तो बिल्कुल ही ना। अगर कोई स्मॉल में जाना भी चाह रहा है तो कम से कम 1500 2000 के ऊपर ऊपर ही रहे, इससे नीचे तो बिल्कुल आने की कोशिश ही ना करे। अगर इससे नीचे बात जो है बनती नहीं, फिर इंसान को समझ में नहीं आता फिर क्या करे, रोते हुए नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे कंपनीज के अंदर बेचने की नौबत नहीं आती। एक लोअर सर्किट अपर सर्किट होता आगे आ जाएगा, बेचने की नौबत नहीं, आदमी बेचना चाहता नहीं, बिकता है शेयर वो। ठीक है, अभी कल एक खातून थी मुझे मैसेज किया था शेयर नहीं बिक रहा, तो मुझे लगा कोई और वजह होगी। मैंने कहा लिमिट लगा के जो आपने डाला जब लिमिट पे आके तो उन्होंने कहा लोअर सर्किट लग गया इसको, तो मैंने कहा तब नहीं बिकेगा। तो शायद वही स्ट्रोक लगते रहते हैं बड़े स्ट्रोक के अंदर भी, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर स्मॉल में भी कोई जाना चाहे तो क्या है, बहुत 1000 1500 के ऊपर ही रहे, बहुत नीचे आओगे तो फिर बहुत नीचे चले जाओगे। तो कहने का मकसद क्या हुआ, कंपनीज के ताल्लुक से मैंने मुकम्मल बात अर्ज कर दी। लार्ज मिड स्मॉल और फिर कौन बेहतर होता है वो मैंने तफसील से बता दिया। और उसके बाद में स्मॉल में भी अगर कोई जाना चाहे तो वहां कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ स्मॉल में जाओ ही ना, बहुत माहिर हो जाए इंसान तब जाए स्मॉल के अंदर। बहरहाल कंपनीज की तकसीम यहाँ पर खत्म होगी। बाकी अब जब यहाँ से आप 250 शेयर के अंदर आप तय कर लिए कि हमें इसी ग्रुप के अंदर रहना, इस ग्रुप से बाहर नहीं निकलना, आपका फिरका मुतय्यन हो गया कि आप लार्ज कैप फिरके से ताल्लुक रखते हैं कि मिड कैप वाले फिरके से ताल्लुक है। समझ हमारी बात, जब फिरका मुतय्यन हो तो अपने फिरके के उसूल के मुताबिक आपको काम करना है। बात समझ में आ गई। अब अगला मरहला जो आता है वो आता है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो कितने टाइप के लोग हैं, और मार्केट को चलाने वाला कौन है, चलाने वाले कौन हैं। और हमें अपनी मनमानी मार्केट के अंदर नहीं चलानी, बल्कि कहते हैं कि बड़े लोगों की और अकाबिरीन की माननी चाहिए, बड़े लोगों को लेकर के चलना चाहिए, वरना हमेशा नुकसान उठाओगे। याद रखिए इंडियन मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो तकरीबन 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, इंडियन का तकरीबन हर जगह पर मान लीजिए आप। नंबर एक रिटेलर बोलते हैं, जैसे हमारी मार्केट में रिटेलर होता है, ऐसा इन्वेस्टर जिसकी इन्वेस्टमेंट खुद अकेले अपनी जात की 1 करोड़ रुपए से कम हो शेयर मार्केट में, उसको कहते हैं रिटेलर। मतलब जिस बंदे को जो बंदा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं मार्केट के अंदर, रिटेलर में आएगा वो। यानी ठेला लगाने वाले में यहाँ पर गिनती होगी, हम लोगों की तो बिल्कुल झाड़ू लगाने वाले में नहीं होगी, नाली साफ करने वालों में गिनती होगी हम लोगों की। हाँ समझ में आ रही। रिटेलर क्या होगा, 1 करोड़ से कम वाला रिटेलर कहलाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा जिसकी इन्वेस्टमेंट अकेले की इन्वेस्टमेंट होगी वो कहलाता है HNII। क्या बोलते हैं, HNII, हाई नेटवर्थ, यानी बहुत ज्यादा पैसे वाले इंडिविजुअल, अकेले इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाले, यानी अकेले बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्ट करने वाले, तो क्या बोलेंगे हाई नेटवर्थ। और कितना पैसा, 1 करोड़ से कम ज्यादा होना चाहिए, यानी अकेले 10 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो क्या आएगा, हाई नेटवर्थ। इनकी भी कोई मार्केट की तो कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन थोड़ी खास वैल्यू नहीं इतनी ज्यादा। तीसरे नंबर की जिसको होती है उसको हम बोलते हैं DII। पहले FI समझ लीजिए, FII, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी फॉरेन मतलब गैर मुल्की इदारे इन्वेस्ट करने वाले, यानी गैर मुल्की इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर इदारे, यानी वो इदारे जो इंडिया के बाहर के इदारे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, कंपनीज हो गई, बैंक वगैरह हो गए, वो वहां से पैसा ला करके कहाँ, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं FII। समझ में आ रही बात। और चौथे नंबर की जिस चीज होती है उसको हम कहते हैं DII। क्या बोलते हैं, DIA। बस इतना फर्क है, एफ की जगह डी कर लीजिए। यानी फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी इंडिया की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हिंदुस्तान के जो इदारे हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक, LIC वगैरह हो गई, सारी कंपनीज जो भी होती हैं, ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब कहलाएंगी DII। अब सवाल ये है कि इन मार्केट को चलाने वाला कौन है। एक बात मैंने, एक पोस्ट मैंने डाली थी, मैंने कहा था अमेरिका के अंदर तकरीबन 62% के आवाम जो है शेयर मार्केट के इन्वेस्ट कर रही है। कितनी 62%, क्या बेवकूफ लोग हैं, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क का गर्दाना है, और वहां की यही वजह कि वहां की मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता तो इंडिया की मार्केट पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाती। वहां का एक फैसला पूरी दुनिया की मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है, हिला देता है। और हिंदुस्तान के अंदर कितनी तादाद, 5% की तादाद है। अब समझिए कि हिंदुस्तान की मार्केट को चलाने वाले कौन लोग हैं, किनके बेस पर मार्केट कायम है, कौन हिंदुस्तान की मार्केट चला रहे हैं। तो बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान की मार्केट को चलाने वाला जो इदारा है वो FI है, यानी इन्हीं के बलबूते पर मार्केट चल रही है। क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम जानती ही नहीं इन्वेस्ट करना, पढ़ना ही नहीं जानती, वो इन्वेस्टमेंट करना जानती नहीं, वो क्यों करेगी। बाहर के लोग आकर के हिंदुस्तान के अंदर पैसा क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर पैसा डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खूब जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है, FI कर रहे हैं। ठीक है।
तो पूरी मार यानी इनके पास इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि सब लोग मिल करके, रिटेलर और हाई नेटवर्क वाले सब मिल करके अगर ऊपर नीचे करना चाहें, सब एक तरफ अकेले सेल करने लगे, ठीक है, और एक तरफ से अकेले डीआई बाई करने लगे हैं, तो बाई और सेल से रेट को ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर रिटेलर का सेल की कोई वैल्यू नहीं है, या हाई नेटवर्क वाले सेल की कोई वैल्यू नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर के सेल करने लगे, कोई वैल्यू नहीं। बल्कि एफआई के पास इतना पैसा है कि ये जब खरीदेंगे ना तो मार्केट ऊपर जाएगी, और एफआई सेल करने लगे तो जब सेल होगा तो रेट गिरेगा। तो इतना प्रेशर बन जाता है एफआई के सेल करने की वजह से कि पूरे हिंदुस्तान के रिटेलर मिलकर के अगर बाय करने लगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे इनका, समझ में, इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। किसका असर पड़ेगा? एफआई का असर पड़ेगा। तो मार्केट को चलाने वाले सबसे ज्यादा ताकतवर कौन लोग हैं? एफआई लोग हैं। और दूसरे नंबर के कौन लोग हैं? डीआई लोग हैं। उसके अलावा रिटेलर की, हाई नेटवर्क की तो कोई वैल्यू नहीं मार्केट के अंदर, जिसके पास 1 करोड़ रुपया, कोई वैल्यू नहीं उसकी मार्केट के अंदर। बात समझ में आ रही? इतनी बात आप समझ गए तो सवाल सबसे पहले दिमाग में यही बात आएगी कि जब ये खरीदें, इसे बस तज्जिया करने के लिए इनको हम पढ़ रहे हैं कि जब ये लोग बेचते हैं तो आमतौर से हम लोगों को खरीदने की वो नहीं करनी चाहिए, जब ये लोग सेल करें तो हमें फिर क्या है, सॉरी, जब ये सेल करने लगे तो हमें भी सेल ही की तरफ साइड में जाना चाहिए, जब खरीदने लगे तो बेचने की तरफ साइड में जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ग्रुप में बन के चलोगे, काबिरीन के पीछे पीछे चलोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी, वरना नाकाम हो जाओगे। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये बेचते हैं तो हमको पता चल जाता है, या खरीदते तो हमको पता चल जाता है? तो मेरे भाई, अगर ये बेचें और आपको बता के बेचे तो फिर बेचेंगे किसको? ये बेचते हैं आप ही को तो चूना लगाते हैं। और अगर ये खरीदें सस्ता माल, जब बिल्कुल नीचे आ जाता है तो अगर बता दें कि मैं खरीदने जा रहा हूं तो आप भी खरीदने चले जाएंगे, तो बेचने वाला फिर कौन होगा? तो यही लोग बेचते हैं तो हम लोग फंसते हैं, खरीद लेते हैं। और यही लोग क्या करते हैं, खरीदने वाले जब होते हैं, बिल्कुल रेट नीचे आ जाता है, अपनी तालीम की रोशनी में हम लोग क्या वहां पे सेल कर रहे होते हैं, बात में। तो ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि हम खरीदने जा रहे हैं कि बेचने जा रहे हैं। हाँ, इनका डाटा हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है, जिसकी बेस पर किसमें खरीदा किसमें बेचा आमतौर से जल्दी नहीं पता चलता, लेकिन एक डाटा होता है जो क्या है, हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम एक तज्जिया कर सकते हैं कि ये किस साइड जा रहे हैं, सेल साइड जा रहे हैं कि बाय साइड जा रहे हैं, इस तरीके से तज्जिया करते हैं। तो दो एतबार से, एक चीज ये कि हर हर शेयर के अंदर 3-3 महीने पर डाटा अपडेट होता रहता है कि फला शेयर के अंदर कितने एफआई और डीआई बैठे हुए हैं। तो आमतौर से अगर किसी शेयर में 5% के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है, डीआई 5%, एफआई 5%, तो बहुत अच्छा माना जाता है कि एफआई इतने लोग बैठे हुए तो कम से कम कोई बात तो शेयर के अंदर है। फिर 3 महीने बाद अपडेट हुआ 7%, तो एक मुस्बत पहलू कि एफआई बढ़ रहे हैं। अगले महीने देखा 8% हो गया, 3 महीने बाद फिर डाटा अपडेट, अच्छी बात मानी जाती है। घट रहे हैं तो एक निगेटिव पहलू माना कि इतनी पढ़ी लिखी लोगों की टीम इस शेयर से क्यों निकल रही, लेकिन ये डाटा रोज नहीं पता चलता, 3-3 महीने पे अपडेट होता है ये डाटा। रोजाना की मार्केट अगर एनालिसिस करना है तो इसमें हर शेयर का तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ये जरूर मिल सकता है कि आज टोटल इन्होंने सेलिंग की तरफ है, इनका रुझान रहा कि बाइंग की तरफ रुझान रहा है। अगर बाइंग की तरफ रुझान रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रही होगी, और अगर सेलिंग की तरफ रुझान रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो अगले दिन हम होशियार रह सकते हैं कि एफआई आज बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, तो अगले दिन हम क्या थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं कि अभी भी एफआई की सेलिंग चल रही, क्या पता अगले दिन भी सेलिंग चले मिसाल। और ये डाटा हमको रोज का मिल जाया करेगा, ये डाटा हमको रोज का मिल जाया करता है। एनएससी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, और एनएससी की वेबसाइट पर जाने के बाद में आप सीधा सीधा क्या डालेंगे, वहां पर लिख देंगे एफआई डीआई डाटा टुडे, बस इतना ही लिखना है। ये अभी 9:08:54 की स्क्रीनशॉट सबक से जस्ट पहले की। एफआई डीआई डाटा कितना लिखना है, एफआई डीआई डाटा टुडे, इतना लिख देना है। सबसे पहले नंबर पर एनएससी की वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर पहले नंबर पर क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। तो आप देखिए आज क्या सूरत हाल रही मार्केट के अंदर। आप देखेंगे तो आज डीआई ने 14,000 करोड़ की बाइंग की है, 10,000 करोड़ की क्या की, सेलिंग की है, और 4,000 करोड़ कुल इनकी मिला के क्या रही, बाइंग रही, बाइंग की तरफ ये लोग रहे। एफआई का डाटा अगर आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ की इनकी क्या रही, बाइंग रही है, यानी खरीदा इन्होंने माल, और 18,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। 3,000 करोड़ का माल, यानी इनका 3,000 करोड़ माल इन्होंने बेचा है, यानी कुल मिलाकर के फाइनली रिजल्ट क्या है ना, सेलिंग की तरफ रुझान रहा इनका। आप मार्केट को आप देखिएगा, गिरी है कि बढ़ी है, स्टेटस मैंने लगाया था, मार्केट पूरी खून खून थी, सब तरफ डर का माहौल है कि एफआई बेच रहे हैं अभी माल। हर हर शेयर का नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तो मिला ना, वरना इतना भी नहीं मिलता तो हम क्या कर लेते, अगर हमको इतना भी डाटा ना दिया जाए कि तो हमको बहरहाल जिनको करना है वो तो करेंगे, दूसरी तरीके से रिसर्च करेंगे, लेकिन इतना मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम अलर्ट हो जा रहे हैं ना। एक बंदा जिसको इतना भी नहीं पता है वो क्या है, सेल करने जाकर के बाय करेगा, बाय करेगा तो फंसेगा। समझ में आई बात, ये रोज का डाटा हमको मिल जाएगा। वह एफआई डीआई का डाटा हमको हर हर शेयर का कब बेच रहेगा इस तरीके से नहीं, आमतौर से मेरी इल्म के मुताबिक नहीं मिल पाता है। लोग इसकी बेस पे तज्जिया करते हैं कि ये समझ लिया जाता है एफआई ने एंट्री आ चुकी है एफआई की, लेकिन ये कोई नहीं जानता यकीनी तौर पे यहीं आ गए हैं। बस ये दो तरीके से मिल सकता है, 3-3 महीने पे मिल जाएगा,
और एक रोजाना का टोटली डाटा मिल जाता है कि आज बाई की तरफ है कि सेल की तरफ। तो अगले दिन की मार्केट को हम तज्जिया कर सकते हैं, या किसी शेयर के अंदर ये घट या बढ़ रहे हैं तो उस शेयर का हम तज्जिया कर सकते हैं इस तरीके से। बहरहाल, तो दूसरे नंबर की जो चीज थी वो हमने क्या बताई, कितने इन्वेस्टर पाए जाते हैं, एफआई, डीआई और हाई नेटवर्थ और रिटेलर, इनमें किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसके पीछे लग करके हमको काम करना चाहिए, वो चीज हमने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। अब इसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब आपको ले चलना स्क्रीन के ऊपर, हम स्क्रीन के ऊपर हम ले चल रहे हैं और वहां पर इन चीजों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आज के असबाक अब जो शुरू हो रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिस वाले असबाक आ चुके हैं। अब बिल्कुल कोताही करना, वही चीज मैं कहता हूँ, जब पढ़ाई का जमाना हो तो पढ़िए, और जब मजा लेने का जमाना आएगा, यानी जिंदगी लाइफ को एंजॉय करना, गोया कि आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, और अहलिया के साथ जिंदगी गुजारने की, जब कमाने के वक्त तो खूब पढ़िए और तरह किस्म किस्म के हुनर को हासिल करिए। उसके बाद जब शादी हो जाए तो अब जिंदगी को एंजॉय करिए। अब नहीं कि हम जाकर के इंजीनियरिंग कर लें, फला कर लें, धमाका कर लें। अब आप बीवी बच्चों को देखिए, उनकी देखभाल करिए। ऐसे ही यहाँ अभी प्रैक्टिस का वक्त रहेगा, हर सबक की प्रैक्टिस करते रहिए। जब थोड़ा 15 सबक पढ़ लेंगे, कुछ शुद्ध बुद्ध हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस में जब महारत हो जाएगी, फिर आप, अब शादी हो जाएगी अब आपकी, अब आप मार्केट को एंजॉय करेंगे, आप शेयर के ऊपर बैठ करके सवारी करेंगे। अभी से अगर आप सवारी के चक्कर में पड़ जाएंगे, वही वाली बात कि पढ़ाई के जमाने के अंदर अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर लेंगे, तो अभी क्या है, गर्लफ्रेंड को आपको कोई कुछ कह दे तो आपको जुनून सवार हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने कैसे कह दिया, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये एक अजीब रुझान है नौजवानों के अंदर। लेकिन क्या है, एक मैंने ये मिसाल मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े मोटिवेशन से मैंने सुना था कि एक बंदा, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट आपको ज्यादा दूंगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बंदा जो पढ़ाई के जमाने के अंदर, उसके अंदर ये जुनूनियत होती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कोई देख भी ले, आंख आंख उठा करके, आंख आंख उठा करके कोई देख भी ले, तो क्या करता है, उसकी आंखें निकालने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब शादी हो जाती, क्योंकि पढ़ाई के जमाने के अंदर उसने क्या की, गर्लफ्रेंड को इतनी वैल्यू दी, पढ़ाई को इतनी वैल्यू नहीं दी, कमाने को वैल्यू नहीं दी। लेकिन जब शादी हो जाती है, फिर वो जो पढ़ाई का जमाना उसने बर्बाद किया, अब वो रोजगार के लिए, पैसों के लिए, 4 पैसों के लिए क्या करता है, इधर उधर दौड़ फिर करता है, और फिर अपनी अहलिया को, अपनी वाइफ को क्या है, एक जनरल डिब्बे के अंदर सफर कराता है। तो जो बंदा पढ़ाई के जमाने के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को, जो उसकी कोई नहीं थी, एक गलत नजर से देखना नहीं बर्दाश्त कर रहा था, आज उसकी बीवी के जिस्म के साथ भीड़ भाड़ के अंदर दूसरों का जिस्म मस हो रहा है, लेकिन वो इतना मजबूर है, इतना वो कमजोर है कि कुछ नहीं कर सकता। यही बंदा अगर पहले जमाने के अंदर, जब पढ़ाई का वक्त था, पैसा कमाता, पैसा कमाता, तो आज जितनी गर्लफ्रेंड को इसने इज्जत दी थी, उससे ज्यादा इज्जत अपनी बीवी को देता, और एसी के अंदर, स्लीपर के अंदर अपनी बीवी को सफर कराता, जिसके अंदर कोई आंख उठाना, टच करना तो छोड़ी, किसी की नजर भी न पड़ती उसकी बीवी पर। तो ये होती इज्जत। लेकिन वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिसाल मैंने किसी मोटिवेशन से सुनी थी, और ये मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे बड़ी पसंद आई, कि भाई अगर वो पैसा कमाता तो जिस महबूबा को वो चाह रहा था कोई देखे ना, बीवी भी हो तो उसकी महबूबा, आज उसी महबूबा को जनरल डिब्बे में बिठा के सफर करा, भीड़ के अंदर धक्के खा रही है उसकी बीवी, क्यों, पैसा नहीं उसके पास में। बहरहाल, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी प्रैक्टिस का वक्त, तो प्रैक्टिस करिए, वरना क्या होगा, जब मार्केट में उतरेंगे तो फिर धक्के खाएंगे। आपको सुनेंगे मार्केट क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, एचआई क्या है, डीआईएनआई क्या है, बस गए खरीद लिए, तो आप धक्के खाएंगे इधर उधर की, कुछ समझ में नहीं आएगा मार्केट के अंदर। 15 सबक की बात कहेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुफ्ती साहब हमको। तो जब उसी सबक से आप, यार मैं स्क्रीन शेयरिंग की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बातों बातों के अंदर बात लंबी हुई जा रही है। स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने। जी, चलिए कोई भी शेयर मैं उठा लेता हूँ, आपको क्या दिखाना है यही दिखाना है। कौन सा शेयर उठा लें, चलिए यही उठा लेते हैं। रूबिकॉन रिसर्च, हाँ इस पे हम क्लिक करते हैं, नीचे वाले पे सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो साइड में यहाँ लिखा होगा फंडामेंटल, इस जगह पे हमें क्लिक करना होता है। तफसीलात, सबसे बेहतर तरीका वही कि, जैसे कहते हैं ना, एक होती है अरबी शुरुआत, एक होती है उर्दू शुरुआत। एनएससी पे ये पूरा डाटा आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। एनएससी अरबी शरह का दर्जा रखती है, ठीक है, और फिर एनएससी और कंपनीज की वेबसाइट, खुद डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट होती है, वहां भी ये डाटा मिल जाता है। तो वो दोनों अरबी शरह का दर्जा रखती है, यानी वो असल माखज वहीं, असल हवाला वहीं से निकलता है।
बाकी ये एप्लीकेशन वाले वहीं से निकाल निकाल के यहाँ तो अव्वलन वहाँ एनएसई और उसमें घुस के जाना देखना, फिर यहाँ ट्रेड करना, दिमाग खपाऊ चीज है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, हर ऐप वाले ये छोटे मोटे फीचर्स प्रोवाइड करते रहते हैं, आप इसमें भी खुद देख सकते हैं। ये फंडामेंटल पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसकी कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है? 10,502 करोड़। तो किसमें आ जाएगा ये आ जाएगा मिड कैप के दर्जे के अंदर आ जाएगा। समझ में? तो किसके अंदर आ जाएगा? मिड कैप के दर्जे के अंदर। बाकी नीचे की चीजें इंशाल्लाह अगले इस बात के अंदर आ रही है, इनकी क्या अहमियत है। बाकी नीचे आएंगे फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न हर जगह मिल जाता है देखने को। चीजें समझिए आप, इसको कहीं भी देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ भी देखना चाहें इस ऐप के अंदर यही देख लेंगे। तो एक होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर को भी ये समझ लीजिए। प्रोमोटर का मतलब होता है कंपनी के बानी लोग, कंपनी के बानी लोग, यानी जिन्होंने कंपनी को बनाया। तो याद रखिए कंपनी के बानियों की यहाँ यानी यानी दिखाया जाता है कि किन लोगों के पास कितने कितने शेयर हैं, कितने कितने परसेंट शेयर हैं। तो कंपनी के बानियों के पास जितना ज्यादा परसेंटेज शेयर का हो उतना अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए। और कम से कम लोग कहते हैं कि 50% तो होने चाहिए, 50% तो होने चाहिए कंपनी के लिए। क्या होता है? अच्छा माना जाता है। इससे नीचे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी पैसा कब लेती है, शेयर कब देती है? जब कंपनी के पास मजबूरी होती है। वरना कंपनी क्यों चाहेगी कि अपना शेयर बेच के लोगों को पैसा ले? भाई मैं अपनी बिजनेस में क्यों शरीक, अगर मेरी इतनी हैसियत है कि मैं अकेले कर लूं तो मैं क्यों शरीक करूंगा लोगों को? समझ में? तो कंपनी अपने हिस्से को बेच रही है, यानी 50 से 40, 40 से 30, 20, ये कहीं ना कहीं खतरे की अलामत होती है कि कंपनी अपना हिस्सा लोगों को चिपका रही है, ताकि मुस्तकबिल में नुकसान हो तो उसका नुकसान ना हो, आपका नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो। लेकिन कंपनी अपना हिस्सा बढ़ा रही 50 से 60, 60 से 65, 65 से 66, 68, फिर 3-3 महीने पे भी अपडेट होता रहता है, 70, 75। बहुत अच्छा पहलू माना जाता है कि यार प्रमोटर जो कंपनी के बानी, उनको अपनी कंपनी पे भरोसा है, तभी तो वो खरीद रहे हैं। उनको लग रहा है आगे पे तरक्की करेगी, उनको लगता है कंपनी आगे डूबने वाली, बर्बाद होने वाली, घाटे में जाने वाली, तो वो अपना बेच न देते। तो सबसे पहले नंबर की चीज ये मुस्बत पहलू माना जाता है। अगर कंपनी इसका हिस्सा अपने प्रमोटर होल्डिंग को क्या हो बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो मनफी पहलू माना जाता है। और अगर अपना एक जगह पे रुका हुआ है तो कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। लोग कहते हैं 50 हो, 70, 75 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? एक चीज। अब दूसरे नंबर की चीज जो होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैंने आपको दिखा दिया था, यही डीआई है। ये डोमेस्टिक वाले क्या है? सब डीआई है। डीआई के पास 10% है, 5 तक हो तो बेहतर माना जाता है, 10% लेके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक मुस्बत पहलू माना जाता है। एफआई के पास कितना? 9% है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 10 और 9 और 59 तकरीबन 79, 60, मेरे भाई 80% लोग, 80% लोग इस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स है वो हम जैसे लोग नहीं हैं, चार पैसे वाले लोग, पढ़े 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 लिखे लोग बैठे हुए हैं, कंपनी को बनाने वाले जिनका करोड़ा करोड़ रुपए, एफआईडीआई बैठे हुए जो करोड़ा करोड़ रुपए डाल के बैठे हैं, और आवाम का पैसा लेके बैठे, इनके ऊपर दबाव होता है कि पैसा कमा के हमको दो, नहीं दोगे तो इनको उनको कोई देगा नहीं। और उन्हीं के बेस पे इनके सब घर बार चल रहे होते हैं, उन्हीं के पैसों से कमा कमा के लोगों को देते हैं, तभी उनको लोग पैसा देते हैं। समझ में आ रही बात? ये बैठे हुए हैं, कहते हैं नहीं कि भाई मुफ्ती दारूम देवबंद ने, या आदमी जिस भी उसका ताल्लुक रखता हो जिस भी इदारे से, फला इदारे ने ये फतवा दे दिया, फला इदारे ने, उसकी वैल्यू होती है ना। ऐसे ही डोमेस्टिक साहब, एफआई साहब, डीआई साहब इस शेयर के अंदर जा रहे हैं, कुछ तो बात है तभी तो उसमें जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कुछ तो बात है, कुछ तो उनको नजर आ रहा है। हमारी रिसर्च इतनी नहीं, हमारी पढ़ाई इतनी नहीं, हमारी नॉलेज इतनी नहीं, लेकिन उनकी नॉलेज तो कुछ तो कह रही है। तो हम उनकी नॉलेज की रोशनी के अंदर कहीं ना कहीं क्या, हम गोया कि क्या बने, मुकल्लिद बन जाएंगे यहाँ पर। क्या बन जाएंगे? मुकल्लिद बन। ये लोग इमाम हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये लोग यही लोग अइम्मा है, ये इमाम, ये क्या है? अइम्मा। इनकी इक्तिदा में हम चलेंगे। इमाम साहब कह रहे हैं कि वजू टूट जाएगा, तो हमारी समझ में आ रही कि वजू टूट जाएगा, लेकिन इमाम साहब कह रहे हैं हमको पता है इमाम साहब हमसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, तो वजू टूटेगा, हम मानते हैं, हम मुकल्लिद हैं, हम कहते हैं हमारा इल्म इतना नहीं है। तो हम यहाँ यही कहेंगे, फॉरेन एफआई डीआई प्रमोटर ये लेके बैठे हैं 80%, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। हमारी बात तो क्या है, कहीं ना कहीं एक मुस्बत पहलू माना जाता है। बाकी अगर देखिए घटता बढ़ता अगर है ना, और इन्हीं के दरमियान रहता है, यानी मिसाल के तौर पर ये 59 है, 59 से कितना हो गया? 50 हो गया। और इसको खरीदने वाली यानी 59 से जो 50 हुआ है, तो इसमें से जो खरीदा इन्हीं लोगों ने खरीद लिया, इन लोगों ने, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये सब भी पढ़ी लिखी टीम होती है, समझ? या इनसे ये लोग ले लिए, तो इन्हीं लोगों के दरमियान घूम घूम के अगर रह रहा है टोटली तौर पर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इनमें अब कैसे पता चल रहा कि इनमें से इनका, तो इसको आप पढ़ेंगे कि भाई 59 से अगर 50 हो रहा है इनका, तो आप दिमाग लगाइए कि पहले इसका 10 था, अब कितना होगा? 19 हो गया, यानी 9% को इन्हीं लोगों को तो खरीदना है। तो इस तरह दिमाग लगाया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है। ये मिसाल के तौर पर 59 से 50 हुआ, इसका तो 10 ही है, लेकिन इसका कितना हो गया? इसका 19 हो गया, तो अब समझ में आ रहा है कि इसका माल इसने खरीदा, तो कोई इतना घबराने की बात नहीं। इन्हीं के दरमियान अगर घूम घुमा के रहता है
तो ये कोई खराबी नहीं, कंपनी की एक अच्छी मानी जाती है कि FIDI, यानी कुल मिला के इन लोगों के पास जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। कंपनी के पास कितना हो, 50% से ज्यादा तो और अच्छा माना जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, पब्लिक के पास जितना कम होना चाहिए, यानी आमतौर से 10-15 पर 20%, 25% तक देखा जा सकता है, 30 तक भी देखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है दूसरे शेयर का तकाबुल करके, कि किसी शेयर में अगर मान लो 30 पर, मैं कहूँ ये उंगली बड़ी की छोटी, आप कहेंगे कैसे समझ में आएगा, मैं दूसरी उंगली लगा दूं, आप बताओ ये उंगली बड़ी की छोटी, आप कहेंगे ये छोटी। तो इसे तकाबुल करके एक कंपनी जिसमें क्या है, पब्लिक 20% है, एक कंपनी जिसमें पब्लिक 40% है, तो कहीं ना कहीं कौन सी पब्लिक के परसेंटेज के हिसाब से ये बेस्ट जा सकती है, समझ बात। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम तजिया करेंगे मार्केट का, शेयर का, कंपनीज का। और अदर में यानी हाई नेटवर्क वगैरह, गवर्नमेंट का भी अगर होता है हिस्सा, तो गवर्नमेंट का भी असर पड़ता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट बदलने से फिर इसका फर्क भी पड़ जाता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका यहाँ पर 5% है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट का अगर 5% है, तो कल को अगर सरकार बदलेगी तो उसके जो मंसूबे होंगे, अगली सरकार अगर कोई आएगी, वो मंसूबे में तब्दीली आएगी, तो उससे फर्क पड़ता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, मकसद ये है कि इससे हम शेयर का क्या करते हैं, तजिया करते हैं। इनके पास ज्यादा हो 50%, इनके पास 5-10 भी हो तो बहुत माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है, 5% भी हो, लेकिन 10% हो, तो इस तरीके से शेयर का हम तजिया कर लेते हैं। बाकी पब्लिक का ध्यान रखें, पब्लिक के पास कम से कम होना चाहिए। इतनी बात आप समझ गए, और क्या भाई दिखाना बचा था। बाकी अब एक चीज और रह जाती, इसको समझना, अगर ये ऊपर का हिस्सा, इसमें कोई खास चीज नहीं, इसमें ये बता रहा कि इसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या है। अगर देखेंगे तो एक हफ्ते के अंदर 2% घटा, एक महीने के अंदर, यानी माजी का डाटा दिखा रहा है, एक महीने के अंदर इतना घटा, एक महीने के अंदर इतना। लॉन्ग टर्म में देखें तो एक साल में इतना बड़ा, 2 साल में, 3 साल में, अभी इसमें कम दिखा रहा है, बाकी शेयर में ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जैसे दूसरा कोई शेयर में उठा लेता हूँ, चलिए ये ले लीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में एक एक हफ्ते में सिर्फ इतना भागा ये, एक महीने में इतना, लेकिन ये माजी की बेस पे आगे नहीं होना है। हम लोग कहना माजी में ये हुआ तो आदमी होता है, माजी में जो होता है मुस्तकबिल में आमतौर से इस तरह हो सकता है। 5 साल में क्या 788% ही भागा हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से भागा हुआ। मतलब तो ये एक हिस्सा था, इसका कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं, बस समझने की चीज है कि इसका माजी के अंदर क्या रिकॉर्ड रहा शेयर के चलने, बहरहाल। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अभी समझना ये कि हम कैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे तलाशेंगे, कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए मैं आसान सा हल दिखा देता हूँ। नीचे आप जाएंगे इस तरीके से, यहाँ इंडाइसिस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये ऑप्शन इंडाइसिस का, इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ आएंगे, NSE लिखा हुआ होगा, जैसे पहले हमने दिखाया था निफ्टी को जैसे दिखाया था। यहाँ NSE पे आ जाएंगे, तो आप सीधे नीचे जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर निफ्टी 100, तो ऑटोमेटिक लार्ज कैप आ जाएगा। अभी निफ्टी 100 ये सब लार्ज कैप की कंपनीज होंगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे अगर आप, अब मिड कैप के ऑटोमेटिक आपको मिड कैप मिड कैप मिड ठीक है, मिड कैप की टॉप जो 100 कंपनीज हैं, इसमें टॉप 100 150 कंपनीज हैं, ठीक है। और निफ्टी स्मॉल कैप, ये निफ्टी मतलब ये सेंसेक्स ने बनाया है, NSE ने बनाया है ये ग्रुप, बस इतना मतलब है। और स्मॉल कैप लिखा हुआ, मिड कैप लिखा, इतना आप समझ लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं, आपको समझना ये बस, ये निफ्टी इसलिए लिखा चूंकि ये सेंसेक्स का, NSE का बनाया हुआ बस। बाकी मिड कैप 150, यानी टॉप 150 कंपनीज मिड कैप की, टॉप 100 कंपनीज मिड कैप की, स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनीज, स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनीज, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर की डिटेल निकालना आप, मिसाल के तो स्मॉल कैप में देखना आपको, हम क्लिक करेंगे इसके, इस पे क्लिक करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250 लिखा हुआ। जैसे पहले आपने NSE की कंपनीज देखी, तो वैसे एनालिसिस पे यहाँ क्लिक करते हैं। एनालिसिस पे क्लिक करके यहाँ क्या, कंपनीज के ऊपर क्लिक करेंगे। कंपनीज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, सारी कंपनीज की लिस्ट निकल के सामने आ जाएगी, पूरी 250 कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर सामने आ गई आपके सामने। मतलब 250 कंपनीज आपके सामने आगे निकल करके। बाकी अगर देखें कौन सी आज बढ़ी, कौन सी घटी, यहाँ पर लोअर्स गेनर्स, लूजर्स गेनर्स के हिसाब से, गेनर्स और लूजर्स, ये आज सारी गिरने वाली हैं और ये आज सारी क्या है, बढ़ने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें ना, तो 7,000 कंपनी, 6,000 कंपनी में से सिर्फ 250 आपके सामने बचती है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं मार्केट के अंदर। बहरहाल तो मैंने समझाने की कोशिश की, और जो कुछ मैंने पढ़ाया, कंपनीज की किस्में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, 1 से 100 तक, फिर 100 से 101 से लेकर 250, 250 से लेकर इला आखिरी, इसी तरीके से 20,000 करोड़, 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के दरमियान तक, फिर 5,000 करोड़ से नीचे स्मॉल कैप। उसके बाद में FIDI, HNI और रिटेलर, प्रोमोटर प्रोमोटर के सिलसिले में बताया। और फिर इस लार्ज कैप, मिड कैप की कंपनी, हम लोग सबसे ज्यादा इसी में परेशान होते, कैसे निकालेंगे ये कंपनी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा पूरा पूरा ग्रुप मैंने आपको बता दिया। और पिछली बैचेस के अंदर ये चीज मैंने नहीं बताई थी, मैंने निकालने का दूसरा तरीका बताया था। मैंने सोचा लाओ, उसकी वजह ये थी कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
लेकिन मैंने सोचा आप पूरी लिस्ट ही आपके हवाले कर देते हैं इस बार। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपके हवाले कर दी, इसके अंदर आप जाएंगे गहराई के अंदर घुसेंगे तो उतना ही आपको देखने को मिलेगा, कंपनीज की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें खेलेंगे, और कैसे खेलेंगे अभी ये नहीं कि दाएं खरीद लिए जा करके, अब आगे और शरायत आ रही है और क्राइटेरिया, नहीं तो 250 से बचती है, 250 में और हम टाइट करते चले जाएंगे, मसाला लगाते चले जाएंगे, टेस्ट बढ़ाते हुए चले जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह 15 सबक तक जाते जाते बहुत मजा आने वाला है। बस तवज्जो के साथ, आपकी तवज्जो की जरूरत है मुझे, और आप तवज्जो करेंगे तो आपका फायदा होगा, आप बेतवज्जोही करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबक के मुतालिक अगर किसी का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ सबक के मुतालिक ही सवाल करें, बाकी सवाल पर्सनल पर हुआ करते हैं, ठीक है वही, और सबक के मुतालिक सवाल कर लें। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल्ला साहब बोलिए।